Hey everyone, welcome back to my channel and I am back with the new video। और न्यू वीडियो में हम बात करेंगे MEG 5 की, जो कि है आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एज वी डिस्कस्ड इन MEG 2, 3, 4 और 1 में भी, 14 में भी, जैसे कि हमने अदर MEGs में किया है। सेम ऐसे ही करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडम से पिक आउट करे हैं। दे ऑल आर फ्रॉम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज मैंने जितना भी पेपर एनालाइज किया है आई हैव सीन कि जो भी पेपर आता है वो सब लास्ट ईयर से ही आता है, फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर, इसीलिए हम लास्ट ईयर से देखेंगे। ऑल राइट, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखेंगी, वो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। और या वन मोर थिंग कि पैटर्न क्या होता है। सो पैटर्न में जैसे दो तरीके के पैटर्न होते हैं। एक तो होता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, 4 दे रखे होते हैं एंड यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 2, और जो दोनों होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ईच फॉर 20 मार्क्स। एक पैटर्न तो ये होता है। एक पैटर्न होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आते हैं 8 क्वेश्चन, आपको कोई 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट बीच में आ जाता है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न आता है, होता है। उसकी वेटेज वही होती है कि 20 मार्क्स की ही होगी। शॉर्ट नोट कभी आता है कभी नहीं आता है। ऑल राइट, तो इसका जो हम डिस्कस करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है कोई भी दो। ए सेक्शन में दे रखा है हमार्शिया। अब हमार्शिया क्या होता है, अगर आपने ट्रेजेडी पढ़ी है, मतलब कि एरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी है उसमें आपने देखा होगा कि जो हमार्शिया वो होता है ट्रेजिक फ्लॉ, कि जो हीरो होता है, ट्रेजेडी का हीरो होता है, जो उसके फॉल्ट्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं, कि वो अपने आप में एरोगेंस हो जाता है, या फिर उसकी कोई गलती होती है बहुत बड़ी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो ट्रेजिक फॉल होता है वो होता है हमार्शिया। आपको उसको एक्सप्लेन करना है। देन बात आती है पोएटिक डिक्शन की। अब इसमें आपको सिंपली वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है पोएटिक डिक्शन की, आपको वो लिखनी है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो है उसमें इन्होंने बताया है, उन्होंने क्या बोला था वर्ड्सवर्थ ने, कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो रियल मैन यूज़ कर सकते हैं, वही यूज़ होनी चाहिए। लैंग्वेज यूज्ड बाय रियल मैन, जो कि उनकी कोटेड लाइन है, कि अपनी पोइट्री में हमेशा ही साधारण सी लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, रस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो हर एक पर्सन समझ सके। और उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है इसमें है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, ये एलियट का कॉन्सेप्ट था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जो इमोशंस होते हैं वो दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए, ताकि जो एक चेन होती है, एक इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स की जो चेन होती है वो जुड़ी रहे। या फिर अगर मैं बोलूँ, ये जो टर्म है ये एलियट ने इंट्रोड्यूस करी अपने ऐसे में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में जो पब्लिश हुआ था। द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इन अदर वर्ड्स अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर इमोशन एंड सो ऑन। जो भी इसकी जो लाइन्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक में है, अगर आप हेल्प बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें है, अदरवाइज आपको गूगल में सिंपली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है एंड देन आपके पास पूरा एक ऐसे आ जाएगा, आप सिंपली से पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, तो डी पार्ट में क्या लिखना है आपको, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म में आपको यहाँ पर एडवर्ड सईद ने जो बोला है उसको यहाँ पे शो करना है, कि जो ओरिएंटलिज्म क्या होता है। एक तो जैसे कि एक ओरिएंट होते हैं, एक ऑक्सीडेंट होते हैं, तो किस तरीके से जो वेस्ट के लोग हैं वो ईस्ट को किस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं अपने वर्क्स में, कि हम सैवेज हैं, जितने भी ईस्ट के हैं सैवेज हैं या फिर लिटरेट नहीं है, इस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 2, या इनमें से आपको कोई दो करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में बताना है कि जो प्लेटो है एंड देन एरिस्टोटल है, ये दोनों एक लिटरेरी थ्योरिस्ट है। अब प्लेटो के बारे में बता सकते हैं, जो प्लेटो ने बोला है अपनी जो उनका जो आइडिया है माइमेसिस का, कि जो आर्ट है वो 3 टाइम्स दूर हो जाती है रियलिटी से, बिकॉज ये इमिटेशन है। आप वाली चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो प्लेटो की जो हॉस्टैलिटी है टुवर्ड्स आर्ट वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन एरिस्टोटल के बारे में अगर आप बोलेंगे तो एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, बट जो प्लेटो का व्यू है आर्ट को लेके वो अच्छा नहीं था, वो एक नेगेटिव वे में था, कि जो आर्ट है वो सिर्फ कॉपी है, इमिटेशन है। लेकिन एरिस्टोटल उसमें पॉजिटिव थे। उनका मानना था कि बेशक वो माइमेसिस है, इमिटेशन है, बट स्टिल वो हमें रियलिटी को शो करती है। देन आप इसमें एरिस्टोटल की ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या बताना है, एरिस्टोटल एंड प्लेटो एज लिटरेरी थ्योरिस्ट, कि उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी है या फिर उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया थ्योरी में। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेजेंट इन योर ओन वर्ड्स द रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इसमें आपको सिंपली रोमांटिसिज्म के बारे में बताना है, कि जो नॉलेज है वो नेचर से आती है, या फिर जो नेचर के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपको बताना है। इसमें आप वर्ड्सवर्थ को, कोलरिज को इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी कोई भी थ्योरी आप थोड़ी थोड़ी सी बता सकते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज एलियट मीन बाय द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब इसमें क्या बोला गया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जो एलियट का जो क्वेश्चन था, मतलब जो उनका एक एसे था या फिर हम बोल सकते हैं उन्होंने जो लिटरेरी वर्क पब्लिश किया था द मेटाफिजिकल पोइट्स, उसमें इन्होंने इस चीज़ की बात करी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज़ की, कि जो आपके थॉट्स होते हैं और जो आपकी फीलिंग्स होती हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए और डिफरेंट होती हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, या तो आप सिंपली इस टर्म को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, अदरवाइज आप उनके ऐसे को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेटाफिजिकल पॉइंट्स, अगर आपके पास हेल्प बुक है या फिर नहीं भी है तो एज आई सेड कि आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, और हेल्प बुक है या फिर इग्नू की जो बुक्स प्रोवाइड होती है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा ईजिली। देन क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस एलेने शॉल्टर्स फेमिनिस्ट कंसर्न इन लिटरेचर, की जो एलेने शॉल्टर थी उनका जो फेमिनिस्ट कंसर्न था लिटरेचर में वो क्या था। तो जो उन्होंने एक वर्क लिखा, तो उनका जो वर्क है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, आपको वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि शॉल्टर ने कैसे उसमें बताया है कि जो विमेन थी उनका जो लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, हिस्ट्री ऑफ विमेन लिटरेचर कैसी रही है। उनका जो 3 उन्होंने फेजेस दी हैं, जैसे कि फेमिनिन था जब वुमेन ने एक एफर्ट डाला था कि वो मेल्स के इक्वल हो सके। देन फेमिनिस्ट था जहाँ पर जो विमेन की राइटिंग होती थी प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड देन जो थर्ड फेज था उसमें जो विमेन थी वो क्या कर रही थी, वो इमिटेशन को रिजेक्ट कर रही थी और प्रोटेस्ट को भी रिजेक्ट कर रही थी, अपने लिए लिख रही थी। एंड देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि जो डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग होगी किसी पोइट्री की और एक स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग होगी किसी पोइट्री की, वो कैसे डिफरेंट है। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट होती है वो एक जो हायरार्की होती है उस टेक्स्ट के अंदर उसको देखती है और उसको एनालाइज करती है। और जो डीकंस्ट्रक्शनल होती है थ्योरी या फिर जो भी उसकी रीडिंग होती है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उस हायरार्की को देखती है, एग्जामिन करती है और उसे रिवर्स कर देती है। रिवर्स करती है मतलब कैसे हुआ है उसके तह तक जाती है, एंड तक जाती है, ताकि जो उसके पीछे का मेन आर्ग्यूमेंट है वो सामने आ सके। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग है वो वुड लुक एट द वेरियस हायरार्कीज ऑपरेटिंग इन द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर। एंड डीकंस्ट्रक्शनल रीडिंग जो होगी दैट वुड लुक एट दीज हायरार्कीज एंड एग्जामिन दैम टू रिवर्स दैम इन सच अ वे दैट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द टेक्स्ट विल बी अंडरमाइंड, कि वो बाहर आ सके। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, और आपको इसे पोस्ट जो ल्यूटार्ड है उनके रेफरेंस में बताना है। ऑलराइट, तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म था वो मॉडर्निज्म के अपोजिट में चलाया गया था। मॉडर्निज्म क्या था, मॉडर्निज्म जो था वो हर एक चीज़ों को लॉजिक से जोड़कर देखता था, रैशनल से जोड़ के देखता था कि जो नॉलेज है वो भी रैशनल है, हर एक चीज़ को लॉजिक रैशनल से जोड़ते थे। पोस्ट मॉडर्निज्म इन सभी चीज़ों को डिनाई करता था, लॉजिकल थिंकिंग को भी डिनाई करता था। और जो ल्यूटार्ड है उनका जो एसे है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये ल्यूटार्ड का एसे है। आप सिंपली उनके इस एसे को इसमें एनालाइज कर सकते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म को और भी ब्रीफली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो मेगा नैरेटिव्स पे फोकस करता है इस तरीके से। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ एक बार गूगल करके इन सभी का आंसर से एक बार रीड कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में ये आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर सकें, पॉइंट्स अपने माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो अपने टाइम को मैनेज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, बाय बाय।